नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। मैं आपके लिए इस चैनल पे अपनी तरफ से अच्छी अच्छी कहानियां लेके आऊँगा जो आपको प्रेरणा भी देंगी और अच्छी भी लगेंगी। मैं अपने इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ। अच्छी लगे तो आगे शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर जो अच्छी लगे तो लाइक करना प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा हौसला बढ़ाते रहना। मैं आज आपको एक कहानी से रूबरू करा रहा हूँ जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मेरे को बहुत प्रेरणा देती है, जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देती है। वही कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। तो कहानी कहाँ से है? कहानी है, एक देश है उरुग्वे। उरुग्वे के रग्बी टीम की कहानी है। 1972 की ये कहानी है, जब वहाँ की एक टीम, रग्बी टीम को एक मैच खेलने के लिए चिल्ली जाना था। टीम थी, उसका नाम था ओल क्रिश्चियन क्लब। ओल क्रिश्चियन क्लब के लिए वो खिलाड़ी थे जो खेलते थे और उनको मैच खेलने के लिए जाना था, चिली जाना था। और चिली की टीम का ओल्ड बॉयज क्लब की वो इंग्लिश टीम थी, उनके खिलाफ एक मैच खेलने के लिए चिली जाना था। तो उन्होंने उसके लिए तैयारी स्टार्ट करी और उनके जो टीम के मालिक हैं, मैनेजर हैं, उन्होंने उनको आदेश दिया कि भाई अब एक मैच चिली के साथ खेलना है, तो आप रेडी हो जाओ। तो उन्होंने इसी सिलसिले में एयरफोर्स का एक विमान किराए पे लिया, एक एयरफोर्स का एक जहाज़ किराए पे लिया जो कि चिली एयरफोर्स का था। उसको किराए पे लेने के बाद उसमें टोटल 19 प्लेयर्स थे, 19 खिलाड़ी थे। और उसमें उस टीम का मैनेजर, टीम का मालिक और उसमें एक दो डॉक्टर्स थे जो टीम के साथ में फिटनेस ट्रेनर थे। किराए पे लिए गए जहाज़ में सीटें खाली थी। तो मैनेजर्स, मालिक ने कहा कि आप चाहो तो अपने साथ में अपने दोस्त, फैमिली मेम्बर या किसी भी अपने दोस्त को लेके चल सकते हो। तो कुल मिला के जब वो इकट्ठे हुए तो 40 फैमिली मेम्बर, खिलाड़ी और मैनेजर, कोच और फिजियोथेरेपिस्ट जो भी उनके डॉक्टर्स थे, वो उन्होंने चलने की तैयारी। प्लस उसमें 5 क्रू मेंबर थे। 5 क्रू मेंबर में एक पायलट, एक को पायलट और एक इंजीनियर और दो अटेंडेंट थे। 12 अक्टूबर 1972 को उस विमान ने चिल्ली जाने के लिए उड़ान भरी। जब हंसी खुशी सब वहाँ से विदा हुए तो बहुत सबको जीतने की ललक के लिए वो वहाँ से चले थे। लेकिन जब जा रहे थे तो रास्ते में टोटल वो इलाका बहुत ठंडा है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। वैसे भी वो जिस एरिया में अर्जेंटीना, ये चिली या उरुग्वे, इधर एंडीज़ पहाड़ियाँ पड़ती हैं, तो माना जाता है कि उधर मौसम बहुत ठंडा रहता है। उड़ान भरी तो रास्ते में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो उन्होंने उस दिन चिली ना जाके अपने जहाज़ का रुख अर्जेंटीना की तरफ मोड़ दिया। अर्जेंटीना के मोंडोजा एयरपोर्ट पर उन्होंने लैंड किया। मौसम ठीक होने का इंतज़ार करने लगे, मगर उस दिन मौसम ठीक ही नहीं हुआ। 12 अक्टूबर 1972 को इस विमान ने उड़ान भरी थी और उसी दिन अर्जेंटीना चले गए थे। तो वहाँ पे पूरा दिन इंतज़ार किया मगर मौसम ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने तय किया कि हम अगले दिन अब चिली जाएंगे। 13 अक्टूबर शुक्रवार, उस दिन फ्राइडे था, 13 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 2:18 पर उस सैंटियागो शहर में उतरने के लिए उन्होंने दोबारा से उड़ान भरी। तो रास्ते में मैंने पीछे भी बताया कि एंडीज़ पहाड़ी पड़ती है और मैंने भी सुना है, कई जगह पढ़ा भी कि एंडीज़ पहाड़ी बर्फ़ और मौसम बहुत ख़राब रहता है, अक्सर वहाँ पे मौसम ख़राब ही रहता है। तो रास्ते में जा रहे थे तो मौसम ख़राब हो गया। जब वो जहाज़ उड़ रहा था तो उसको को पायलट चला रहा था, जो उस पर मेन पायलट था। उस पायलट को 29 बार उसको पार करने का उसका अनुभव था, लेकिन उस टाइम पे उसको को पायलट को भी ट्रेनिंग देनी थी, तो उसको उस टाइम पे को पायलट उस प्लेन को उड़ा रहा था। मौसम ख़राब होने के कारण उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो अचानक से जब मौसम साफ नहीं होता तो उन्होंने चिल्ली एटीसी को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज दिया, थोड़ा सा साफ हुआ तो, कि हम पहुंचने वाले हैं, तो आप हमें बताइए हमें किस रनवे पे उतरना है। तो उस टाइम पे चिल्ली एटीसी को भी
सैंटियागो एयरपोर्ट को भी लगा कि हो क्या रहा है, इनको तो अभी नहीं पहुंचना था, पर ये अभी रनवे मांग रहे हैं। अभी जब तक समझ पाते, पायलट ने उसको नीचे लाना स्टार्ट कर दिया। जब वो नीचे प्लेन नीचे आ रहा था तो उसको सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो अचानक से क्या हुआ कि जैसे ही नीचे प्लेन उतरा तो उसका साइड का एक हिस्सा एक पहाड़ी से टकरा गया और उसका पिछला हिस्सा टूट गया। पिछला हिस्सा टूटने के कारण उसमें दो दो क्रू मेंबर जो अटेंडेंट थे वो और 3 प्लेयर्स वो पिछले हिस्से के साथ में टूट के वहीं गिरे। उसके बाद जहाज एयरप्लेन संभल ही नहीं पाया। उसके पहले जैसे ही उसका पिछला हिस्सा लगा तो उसका एक विंग्स टूट गया, तो उसके बाद दूसरा विंग्स टूट गया। उसके बाद उसने संभलने में कुछ आया ही नहीं, तो वो पूरी एकदम से नीचे जाने लगा और पहाड़ एकदम बर्फ़ पे फिसलता हुआ लगभग 200 मीटर तक वो फिसला और उसका नोज जाके बर्फ़ के अंदर, जो बर्फ़ की एक चट्टान बनी हुई थी उससे टकरा गया और पूरा कॉकपिट तहस नहस हो गया। अचानक से चीख पुकार मच गई, समझ में कुछ आ नहीं रहा था, किसको क्या करें, क्या बताएं, कौन सुनने वाला है। अचानक से पहाड़ी पे जब गिरा तो कोई सुनने वाला तो था नहीं, चीख पुकार मच गई, कॉकपिट टोटल क्रैश हो गया और 5 तो उसी टाइम पे उस पिछले हिस्से से टूट के गिर गया था, तो उसमें वहीं पीछे गिर गए थे, संभवतः उनकी भी डेथ हो गई थी, वो तो कोई मालूम नहीं करने वाला था। उसके बाद में थोड़ी देर बाद जब माहौल शांत हुआ तो उठ के जाके देखा तो पूरा जहाज़ टूटा पड़ा था। भाग के एक दो ने हिम्मत करके कॉकपिट की तरफ गए तो देखा तो उसमें जो मेन पायलट था वो भी मरा हुआ था और जो उसका को पायलट था वो सीट के बीच में फंसा हुआ था। वो बार बार बुरी तरह कह रहा था और कह रहा था मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, बट उस टाइम पे उसको बचाने वाला था ही नहीं कोई। उसको बचाने वाला नहीं था तो कोई उसने जो अंदर गया उससे कहा कि आप एक मेरी मदद कर सकते हो। उन्होंने कहा बताओ। उन्होंने कहा यहाँ आसपास देखो, मेरा है ना यहाँ पे रिवाल्वर गिरा हुआ है। वायुसेना का जहाज़ था तो पायलट भी वायुसेना का ही था, एयरफोर्स का ही था। तो उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ कि जो आप कह रहे हो कि मेरा रिवाल्वर ढूंढो, कुछ समझ में आई नहीं आपकी बात। तो उन्होंने कहा आप मैं जो कह रहा हूँ वो करो, मेरा रिवाल्वर ढूंढो। तो फिर भी उन्होंने उससे सवाल कर ही लिया। तो उसने कहा कि अगर जो रिवाल्वर मेरा मिल जाए तो मेरे को उस रिवाल्वर से मेरे को गोली मार दो, मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुल मिला के उन्होंने तो उस टाइम पे उसको इग्नोर किया थोड़ी देर बाद, बट वो इतना दर्द सहन ही नहीं कर पाया तो पायलट की डेथ हुई। अब उन्होंने बाहर आके जो भी था देखा, जो आपस में सब मदद करने लगे तो देखा वहाँ पे कि उसमें से उस दिन 5 तो वहीं गिर गए थे और 13 की डेथ प्लेन में हो गई थी। तो बच गए 40 और 13 उस दिन उस एक्सीडेंट में जो जब ये पहाड़ी के ऊपर प्लेन गिरा तो उसमें 13 की डेथ और हो गई थी। कुल मिला के 18 आदमी मर गए थे, उसमें बच गए थे 27 आदमी। चीख पुकार मची हुई थी तो उसने सबने आपस में मदद करने की कोशिश करी। कुछ उसमें मैंने आपको बताया भी था, उसमें 1-2 मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट भी थे, उन्होंने आपस में मदद करनी स्टार्ट करी। कुछ उस जहाज़ में भी फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह थे और कुछ उनके साथ में जो उनके फिजियो गए थे उसके पास भी कुछ दवाई थी, उन्होंने उसकी मदद करनी कुल मिला के स्टार्ट करी। फिर उसके बाद सोचा कि अब किया क्या जाए। ये तो कहानी थी उस तरफ की। अब उधर एटीसी संपर्क टूट गया तो उसी दिन 13 तारीख को 4 प्लेन एटीसी चिली और एटीसी उरुग्वे ने भेजे। तो उन्होंने उनको सर्च किया तो उस दिन उन्होंने नहीं मिला। 14 अक्टूबर को फिर 11 प्लेन भेजे गए सर्च करने के लिए और उस दिन एक प्लेन खुदा न खास्ता उसके ऊपर से भी गुजरा था। उन्होंने खूब शोर मचाया, खूब आवाज़ें दी मदद के लिए, बट उनको नज़र ही नहीं आया। उसमें 2 कारण थे। एक तो सबसे बड़ा कारण ये था कि प्लेन का कलर भी वाइट था और बर्फ़ भी वाइट थी और ऊपर से वो टूट गया था, जहाज़ पूरा बर्फ़ में धंस गया था। तो जो सर्च टीम थी वो नहीं देख पाई और वो उनके ऊपर से चली गई। इधर खिलाड़ी घायल थे बुरी तरह, उनका बिल्कुल मनोबल टूटा हुआ था। चिली और उरुग्वे की जो प्लेन्स थे उनको सर्च कर रहे थे बट वो मिल नहीं रहे थे। कुल मिला के उन्होंने 8 दिन उसको सर्च किया। 8 दिन सर्च करने के बाद
142 घंटे 30 मिनट 32 मिनट ही सर्च ऑपरेशन चला था, मगर वो उनको प्लेन मिला नहीं। तो उन्होंने उस दिन 8 दिन के बाद ये सोच लिया कि शायद या तो वो वैसे प्लेन क्रैश में मर गए होंगे, अगर जो वो बच भी गए होंगे तो वो ठंड के कारण मर गए होंगे। तो इसलिए उन्होंने 8 दिन बाद वो सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। अब इधर जहाज जो टूटा हुआ था उसमें जो 27 बचे हुए थे उन्होंने अपनी जद्दोजहद स्टार्ट रखी। उसमें एक ट्रांसमीटर टूटा हुआ, उन्होंने कैसे कैसे करके कुछ इधर उधर से इक्विपमेंट लेके उसको चालू किया, पर वो इतना ही चालू हुआ कि वो उधर से उनकी बात सुन सकता था, यहाँ से अपनी कोई आवाज़ नहीं भेज सकता था। तो 11वें दिन उन्होंने सुना कि उरुग्वे ने और चिली ने उनको सर्च करना बंद कर दिया। तो उस जब सुन रहा था तो उस एक खिलाड़ी ने बोला कि एक गुड न्यूज़ है। उन्होंने सोचा, सब ने सोचा कि कोई गुड न्यूज़ है, बताओ बताओ क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि गुड न्यूज़ ये है कि हमारे को चिली ने और उरुग्वे, हमारी मतलब दोनों कंट्रियों ने हमें ढूंढना बंद कर दिया, सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। तो सब उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुए कि ये कौन सा गुड न्यूज़ है, ये कौन सी अच्छी न्यूज़ आप जो बता रहे हो, ये तो कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यही गुड न्यूज़ है कि अब जो भी करना हमें करना है, मतलब अब किसी के भरोसे नहीं रुकना है, जो भी करना हमें करना है। तो सबका एक बार तो सबको गुस्सा भी आया, फिर सब ने सोचा भी जो भी करना है हमें ही करना है। सब जीवन की जद्दोजहद चलती रही। थोड़ा उसमें से उन्होंने फिर स्टार्ट किया कि भाई अब कैसे बचा जाए, क्योंकि ठंड बहुत थी। तो उन्होंने क्या क्या प्लेन्स में जो सीटें थी वो उखाड़ी, जो अपने जो बैग्स वगैरह साथ लेके गए थे ये सब उनको निकाला, और वो जो जहाज़ टूटा हुआ था उसको ढका बंद किया, उसको सब कुछ मतलब बाहर से हवा ना आए और ठंड से कुछ बचे रहे। कुछ बीमार घायल थे भाई, वो साथ में जो खाने का था या कुछ भी था वो भी बहुत कम था। उसका भी मैं आपको बता दूं कि उनके पास खाने ऐसे कोई लंबे सफ़र के लिए तो वो निकले नहीं थे, उनके पास खाने के लिए बहुत थोड़ा था। तो उन्होंने जितना भी था उसको सबको इकट्ठा किया। काजू थे, कुछ सॉस थी, कुछ वाइन्स थी, 2-4 बोतल्स, और कुछ और भी खाने का जो भी उनके पास आइटम्स था, तो वो खा रहे थे उसको। तो वो भी ख़त्म होने के कगार पे था। तो उन्होंने फैसला किया कि ऐसे तो हम ही खा जाएंगे, फिर भूखे मर जाएंगे, तो क्या करें। तो उन्होंने क्या किया कि मिल के वो सब खाना आपस में बांट लिया था। तुम यकीन नहीं मानोगे, वो खाना इतना था, मतलब एक टाइम 10 ही ग्राम खा सकते थे, 10 ग्राम भी मैंने बहुत ज़्यादा बताया। जब मुसीबत आती है ना तो भगवान भी साथ छोड़ देता। 29 अक्टूबर को एक मुसीबत का पहाड़ और टूटा। रात को बर्फीला तूफान आ गया, और इतना ज़बरदस्त था उनका सब कुछ जो उन्होंने इंतज़ाम किया होता, सब सिस्टम ख़राब हो गया। और उस सिस्टम ख़राब होने में इसमें उस दिन भगवान ने एक कैरोर बरपा, उसमें 8 बंदों की और मौत होगी। 8 खिलाड़ी या उनके फैमिली मेम्बर जो भी थे, 8 बंदों की और मौत होगी। 27 बचे हुए थे, 8 और मर गए तो बच गए 19 की जद्दोजहद चलती रही। तो ये 29 अक्टूबर को हुआ था, तो 13 अक्टूबर को चले थे, तो लगभग 16वें दिन ये डेथ हुई थी। 34वें दिन एक मेंबर की और डेथ होगी, बच गए 18। अब ये धीरे धीरे संख्या घटी रही थी। 37वें दिन एक मेंबर की और डेथ हो गई, 60वें दिन एक मेंबर की और डेथ हो गई, कुल मिला के 16 मेंबर बच गए थे। तो खाना ख़त्म होने लगा, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो हम मर जाएंगे, हम करेंगे क्या। तो उन्होंने क्या किया, जब खाना ख़त्म होने लगा तो उन्होंने क्या किया, सीट्स खाने लग गए। सीट्स जो एरोप्लेन की सीट्स थी, उनके कवर्स, फोम्स। तो उन्होंने सोचा ऐसे तो खा खा के मर जाएंगे हम, इससे तो अच्छा ऐसे खाने से अच्छा तो बगैर खाए मर जाए। तो उन्होंने फैसला किया कि अब किया क्या जाए, कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि किया क्या जाए। तो जब वो खाना ख़त्म हो गया था, इन्होंने पानी का इंतज़ाम तो ऐसे किया कि जैसे जहाज़ एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें से जो उसके पत्रे वगैरह या जो भी लोहे की पत्ती वगैरह मोड़ मार के, उसमें बर्फ़ तो थी, उसमें रख देते थे, तो इंसान अंदर रहते थे उसकी गर्मी के कारण, तो पानी टपकता रहता था। जो वाइन की बोतलें खाली थी, तो जो उन्होंने खाली कर भी दी थी, वो टपकते हुए पानी को उसमें ले लेते थे। तो पानी का जुगाड़ तो ऐसे हो जाता था। मगर खाने का कैसे करें, समझ में कुछ आ नहीं रहा था। बीमार पड़ने लगे सीट्स के फोम्स वगैरह, या उनके जो भी
जो इंसानी खाने लायक चीज़ें नहीं थी, तो वो खा रहे थे उसको, तो बीमार होने लगे। ये जाते भी थे तो एक एक दो दो किलोमीटर दूर तक जाते थे, जैसे चले एक दो दो किलोमीटर, तो मैं शायद ज़्यादा कह रहा हूँ क्योंकि ये तो पहाड़ी के बीच में फंसा हुआ प्लेन था। तो ये जाते थे, थोड़ा बहुत दूर देख के आते थे, कोई मिल जाए कुछ खाने के लिए, कोई मदद मिल जाए, कोई आसपास दिख जाए, पर बस समझ में कुछ आ नहीं रहा। इस बीच में हाँ, एक बात और बताऊँ मैं आपको, जो जो टूटा हुआ हिस्सा था ना, वो इन्होंने ढूंढ लिया था। सब पांचों मर गए थे वो, उनका कुछ उनके जो उनके बैग्स में जो या कुछ भी था, वो खाना उनको मिल गया था वहाँ पे। वो उस खाने को तो भी ले भी आए थे। जब मर जाते थे तो डेड बॉडी को बाहर रख देते थे, तो हड्डियाँ गला देने वाला जो वहाँ का टेम्परेचर था, बिल्कुल इतनी ठंड के आदमी अगर जो थोड़ी देर बाहर रह जाए तो वो मर जाए। हड्डियाँ, और बिल्कुल चारों तरफ -40 डिग्री के लगभग टेम्परेचर वहाँ पे, और बाहर निकले तो कुछ ही पल में अंदर आना पड़ता था। इस दौरान जब प्लेन्स ढूंढ रहे थे, तो ऐसा 3 बार हुआ था कि प्लेन्स आए और उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी, पर उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। तो उन्होंने फिर उसमें एक दो जो 2-4 लेडीज़ भी थी, उनके पास लिपस्टिक थी, उनसे लेके कुछ अपने हेल्प के लिए उस पर लिखना स्टार्ट किया। तो वो नहीं देख पाए क्योंकि जहाज़ नीचे था और ढूंढने वाले ज़्यादा ऊपर थे, और लिपस्टिक छोटी थी, ज़्यादा बड़ा लिख नहीं पा रहे थे। तो ये बीच में ये भी एक दो इसमें हुए। तो फिर जब भूख की बात आई तो करे तो क्या करें। इन्होंने सोचा कि अब तो ऐसे मर जाएंगे तो क्या करें। तो एक ने दबी जुबान से बोला, मरने से तो अच्छा है ये जो बाहर डेड बॉडियाँ पड़ी हुई हैं, इनका ही मांस खा लेते हैं। तो एक बार तो सब ने चौंका, ये कह क्या रहा, समझ में इसके बोलने हमें समझ में नहीं आया क्या करें। पर एक आदमी की एक खिलाड़ी की इतनी हालत ख़राब हो गई थी, तो उसने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, भाई मैं खाने जा रहा हूँ। और उन्होंने उस लाश से, जो उनकी अपनों की थी, बल्कि उनमें तो एक तो उनमें जो उनकी बहन भी थी, उसमें उनने जो प्लेन के टूटे हुए कांच से थे उसको नुकीला करके इंसानी मांस बॉडी से खुर्चा। और जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा हमें ये करना पड़ेगा, और वो मांस खाया उन्होंने, इंसानी मांस खाया उन्होंने। जीवन में बहुत मुसीबतें आती हैं, मगर इतनी बड़ी मुसीबत भी शायद इंसान पे बहुत कम आती है। उन्होंने इंसानी मांस खाया, रीज़न था उसका कि आसपास बर्फ़ ही बर्फ़, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, इंसान करे तो क्या करे। उन्होंने इंसानी मांस खाया, ऐसे ही चलते रहे। जब ऐसे चलता रहा तो काफ़ी दिन जब गुजर गए, काफ़ी दिन का लगभग दिन गुजर गए 60। जब 16 आदमी बच गए, उस दिन एक आदमी ने और दम तोड़ा, तो उस दिन उन्होंने सोचा कि ऐसे मरने से तो अच्छा है भाई, जो भी होगा, मरना तो तब भी है, कुछ ना कुछ हम कोशिश करते हैं बचने की। तो उसमें एक नैंडो परेडो, एक खिलाड़ी का नाम था नैंडो परेडो, और दूसरे का नाम था कैनासा। उन्होंने फैसला किया, चाहे जो हो जाए, अब यहाँ पे घुट घुट के नहीं मरेंगे, या तो हम इंसानी मदद लेके आएंगे, नहीं तो मरना तो यहाँ भी है, रास्ते में मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ से निकलने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ हो जाए, या तो मदद लेके आएंगे, नहीं तो आएंगे नहीं, मरना यहाँ भी है, रास्ते में भी। उन्होंने वहाँ से चलने के लिए वहाँ तैयारी स्टार्ट करी। क्या किया कि जो बाहर उनके अपने मुर्दे पड़े हुए थे, उनकी जीन्स निकाली, एक एक दो दो तीन तीन चार चार जीन्स पहनी, कपड़े उनके ज़्यादा पहने, ऊपर से सीट्स जो थी उसके वो लेदर था उसको उखाड़ा। उसके बाद लेदर उखाड़ने के बाद में जो फोम्स थी सीट के बीच में, उस लेदर के और जीन्स के बीच में वो फंसाई। उसके बाद में उन्होंने पैर न गल जाए, ऐसे इसी प्रकार अपने पैरों के लिए भी उन्होंने वो सही जो सिस्टम अपने इसके लिए बनाया था, लेदर वगैरह फोम्स वगैरह ऐसे बनाया। और आंखें ख़राब हो जाती हैं इसमें, बर्फ़ से आंखें ख़राब हो जाती, तो उन्होंने 2 गिलास जो कांच के गिलास होते हैं उनका चश्मा बनाया। उसके हिसाब से उन्होंने चलने की तैयारी की। जब वो चलने की तैयारी कर रहे थे तो एक खिलाड़ी ने और कहा कि मैं भी साथ चलूँगा चाहे कुछ हो जाए। उस खिलाड़ी का नाम था विजेंटीन। तो उसने कहा कि मैं भी साथ चलूँगा। तो तीनों ने चलने की तैयारी की। खाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने अपने हिस्से का फिर वही क्या इंसानी मांस वहाँ से दोबारा से लिया काट के, और उन्होंने अपने हिसाब से चलने की तैयारी की। जितना भी वो खा सकते थे वो देखा उन्होंने। अब जब वो जा रहे थे, वो चले थे 60वें दिन, यानी कि उस दिन 60वां दिन था। तो जब वो जा रहे थे तो लगभग 3 दिन बाद
तीसरे दिन विजेंटीन का धैर्य जवाब दे गया। तो उसने कहा कि मैं अब आगे नहीं जा सकता, मैं वापस लौटूंगा। उसकी एक मजबूरी भी थी कि एक तो थोड़ा सा वो खाना था वो ख़त्म हो रहा था, दूसरा एक मजबूरी ये भी थी कि अगर जो तीनों का खाना ख़त्म हो गया तो ये मर जाएंगे। तो उसने अपना खाना उनको दिया और वो लौटा वहाँ से। तुम यकीन नहीं करोगे, वो 3 दिन चले थे और वो मात्र 5 या 6 किलोमीटर चल पाए होंगे। वो जो 3 दिन में पहुंचे थे, विजेंटीन 1 घंटे में, मात्र 1 घंटे में वापस उस प्लेन में पहुंच गया था। तुम खुद आइडिया लगा सकते हो कितनी ऊंची पहाड़ियों, कोई पर्वतारोही तो थे नहीं, वो माउंटेन ट्रैकर तो थे नहीं, मगर एक इंसानी साहस, जीने का जज्बा उनको हौसला दे रहा था। वो जा रहे थे, आगे की तरफ बढ़ रहे थे, कहीं कहीं कोई हेल्प मिल जाए, मदद मिल जाए, हमारे साथी बच जाए, हम बच जाए, मिल जाए कोई मदद। इसलिए भगवान भरोसे, उस ऊपर वाले के भरोसे वो आगे बढ़ रहे थे। विजेंटीन लौट गया और वो आगे बढ़ रहे थे। वो जब चले थे तो उन्होंने, मैंने बीच में एक बात और मेंशन करना मैं भूल गया, दरअसल मैं कहानी में काफ़ी पेच उलझे होते तो मैं भूल भी जाता हूँ। तो ऐसे कैसे आइडिया लगाए कि हमें किस तरफ जाना, कि भाई, क्योंकि वो तो पहाड़ी थी, बर्फ़ थी चारों तरफ, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो उन्होंने देखा कि हम जितने भी, जो भी हम जा रहे थे पश्चिम की तरफ, तो हम पश्चिम की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसके हिसाब से हम चिली पहुंचने वाले थे। तो उसमें नक्शा, एरोप्लेन में नक्शा होता है, तो वो नक्शा लेके निकले थे वो, तो पश्चिम की तरफ चले थे। 3 दिन बाद विजेंटीन लौट गया था। 8 दिन वो चलते रहे। 8 दिन चलने के बाद में उन्होंने बहुत दूर 2 पहाड़ी दिखाई दी, जो पहाड़ तो सारे थे बर्फ के, मगर वो पहाड़ी हरी थी, उनके ऊपर हरियाली थी। तो उनका हौसला अंदर से एकदम उनको महसूस हुआ कि हाँ, हम शायद इंसानों में पहुंचने वाले। बहुत जोर से चिल्लाए, खुशी के मारे, सुनने वाला कोई था नहीं, बहुत जोर से चिल्लाए खुशी के मारे, आगे बढ़ने लगे। 2 दिन बाद उस हरियाली पहाड़ी पर पहुंचे वो, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खाना खत्म होने वाला था, बर्फ से हाल बेहाल, कपड़े फट चुके थे, कितने दिन चलते, सब कुछ अस्त व्यस्त, इतने कमज़ोर हो चुके थे, निढाल हो गए थे वो। जितने भी वहाँ पे और भी खिलाड़ी थे, जो 70-70, 75-75, 80-80 किलो के खिलाड़ी थे, उनका वजन घट के 30-30, 35-35 किलो आ गया था। जब वो वहाँ पे पहाड़ी पे पहुँचे, खाने के लिए कुछ था नहीं, जो भी कुछ उनको वहाँ मिला उन्होंने खाया। उन्होंने वहाँ पे देखा गायें, 2 गायें वहाँ पे खा रही थी, उनको लगा कि यहाँ पे है कुछ, हमारे को मदद मिलेगी। वो चले। जब वो जा रहे थे, शाम होने वाली थी। 10 दिन हो गए थे उनको चलते हुए। 10 दिन में, तुम यकीन नहीं करोगे, 10 दिन में 61 किलोमीटर चले, तो 61 किलोमीटर। जब वो चले तो उनका एकदम से जो उत्साह ठंडा पड़ गया। रीज़न, सामने नदी या नाला बोल सकते हो, जो छोड़ा था, जिसको वो कूद नहीं सकते थे, कमज़ोर भी हो चुके थे बहुत ज़्यादा। करे तो क्या करे, पार कर नहीं सकते, अब क्या करें। बैठ गए वो, कोई दिखे तो उनसे मदद मांगे। जब बहुत देर उनको बैठे हो, काफ़ी देर से, तो उन्होंने 3 घुड़सवार दिखाई दी। घुड़सवार दिखने के बाद उन्होंने जितनी जान थी उन्होंने जोर लगाया। शाम होने वाली थी, आवाज़ मारी, उनको सुनाई नहीं, हौसला जवाब दिया। 10 दिन से चले थे भूखे प्यासे, इंतज़ार था मदद का, मगर मिल नहीं पा रही थी। तो जब वो घोड़े वाले जा रहे थे, तो सडनली उस भगवान ऊपर वाले या इनके हौसले ने, पता नहीं क्यों, एक ने पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने इशारा किया, चिल्लाए वो। चिल्लाने के बाद में जब वो वापस मुड़े, वहाँ पे आए नदी के दूसरे किनारे पे, तो उन्होंने कुछ बोला। वो उनकी भाषा थी चिल्ली की, वो चिल्ली पहुँच गए थे, उनकी भाषा थी चिल्ली की, वो कुछ समझ नहीं पाया। तो उन्होंने उस साइड से एक पत्थर से पेंसिल और एक कागज़ लपेट के वहाँ से फेंका। उन्होंने उठाया, उन्होंने इंग्लिश में लिखा, हम उरुग्वे के वो खिलाड़ी हैं जिनका प्लेन क्रैश हो गया था, मदद कीजिए। और उन्होंने उसको एक वहाँ से पॉलीथीन वगैरह में लपेट के और नदी में फेंक दिया। उन्होंने उसको उठाया, उठाने के बाद उन्होंने पढ़ा, उन्होंने सिर्फ एक वर्ड लिखा उस पर, टोमारो, और वो टोमारो कह के चले गए। बट
वो जो उनको लगा कि अब हमारी मदद होगी, उनको थोड़ा अपने दिल में तसल्ली थी, हम पहुंच चुके हैं, कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, इंसान मिल चुके हैं, चलेगा। सब अथॉरिटीज़ उधर चिली में भी पूरी खबर फैली हुई थी प्लेन क्रैश की, और उरुग्वे में वो गए तो अचानक से पूरे चिली में एक किस्म से हड़कंप मच गया, क्योंकि ढूंढ के परेशान हो गए थे। हड़कंप मच गया। उस अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे चिली की पुलिस पहुंची, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल ले गए, उनसे पूछा इलाज के दौरान, तो उन्होंने कहा अभी 14 और जिंदा है, मदद कर सकते हो तो कर दो, अभी 14 और जिंदा है, इंसानी मदद की ज़रूरत है। उसके बाद में उन्होंने उनसे पूछा भी किस तरफ जाना, तो बताने के बावजूद समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने कहा कि कैसे मदद करें, तो नेंडो प्रेडो और कैनासा, उन्होंने कहा कि हम चलते हैं। उसी टाइम वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर, एयरफोर्स के 3 हेलीकॉप्टर चिली की तरफ से गए, नेंडो प्रेडो और कैनासा दोबारा गए उसको बताने के लिए। वहाँ पहुँचे तो ऐसी जगह वो एक्सीडेंट हुआ था उस जहाज़ का, वो उतर ही नहीं पाए। हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता था तो एक ही कर सकता था, शाम हो गई थी। शाम एक हेलीकॉप्टर लैंड किया, एक बार में 7 ही आदमी जा सकते थे। हेलीकॉप्टर में से 2 उतारे गए, उसमें 7 को रेस्क्यू किया गया। 2 जो साथ में गए थे उन्होंने वहाँ पे रात बिताई, वो तो चिली के पुलिस के कर्मचारी थे। अगले दिन 7 को और रेस्क्यू किया। कुल मिला के 2 कैनासा और नेंडो को तो पहले ही रेस्क्यू कर लिया था, रेस्क्यू वो खुद ही पहुँच गए थे। दूसरे हेलीकॉप्टर से 14 को रेस्क्यू किया, वहाँ पे ले जाया गया, इलाज किया। जब इलाज कर रहे थे तो उन्होंने बातों में कहानी सुनते सुनते किसी ने ये पूछ लिया, तुमने खाया क्या वहाँ पे, जिंदा रहने के लिए खाया क्या? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वो उस सब एक दूसरे का सूरत ताक रहे थे। तब उन्होंने कहा कि हमने अपने साथियों के मांस को खाया। एकदम से वहाँ पे सबको लगा कि घिन आने लग गई, जैसे ये नरभक्षी है, मगर उनकी दूसरी दुविधा कोई समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद में जब उन्होंने बताया तो क्या करते उनके लोगों ने समझा, वो हीरो बने। आपको मैं बता दूं कि जब ये मर रहे थे तो इन्होंने आपस में एक शपथ ली थी, एक प्रण किया था कि अगर जो मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को तुम खा सकते हो। हमने उनको अथॉरिटी दी थी, ये उन्होंने बताया कि हम जिंदा रहने के लिए जब तक जिंदा रहेंगे तो कम से कम भूख से तो ना मरे, इसलिए हमने वहाँ पे आपस में एक शपथ ली थी। कुल मिला के रेस्क्यू किया गया। आज भी उनमें से जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, नेंडो की 1-2 बाइट शायद यूट्यूब पे पड़ी भी होगी, आज भी जिंदा है। और एक मूवी भी आई थी, मूवी का नाम था अलाइव, हिंदी डब है वो मूवी, इंग्लिश मूवी है, हिंदी में डब है, आप चाहो तो देख सकते हो। दोस्तों, मेरी पहली कहानी थी, मैंने आपको सुनाई, इसमें कुछ कमियां, कुछ आपको गलत लगा हो, मेरे कोई फैक्ट्स गलत हो, मुझे माफ़ करना। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। नमस्कार।